तो ये इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़रूरी टॉपिक्स हैं, उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय सेना के चीफ यानी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना का जनरल का मानद उपाधि दी है? अपने जनरल की मानद उपाधि दी है। ठीक है, मतलब यह हुआ कि उस देश की सेना का चीफ, मानद चीफ नियुक्त किया गया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नेपाल। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये एक खास परंपरा है, बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है। तो नेपाल में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, और उन्होंने 21 नवंबर को इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल उपेंद्र चौहान को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है, यानी ऑनरेरी टाइटल दिया है। और ये सम्मान समारोह कहाँ पर हुआ? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो स्थित है राष्ट्रपति भवन, उसका नाम क्या है? शीतल निवास। तो वहाँ पर ये आयोजन हुआ था। दोनों देश जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल की ऑनरेरी टाइटल देते हैं। और ये परंपरा दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो मजबूत संबंध है उसको दर्शाता है। दोनों देशों ने यानी भारत और नेपाल ने इस परंपरा को 1950 में शुरू किया था। कब से? 1950 में शुरू किया था। और इसके लिए ही दोनों देशों के जो चीफ होते हैं वहाँ के थल सेना के, वो एक दूसरे के देशों में यात्रा करते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेपाली जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ये सम्मान दिया है। ठीक है, भारत ने भी नेपाली सेना के चीफ को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इससे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल मनोज पांडे, तो उनको 2022 में नेपाल के आर्मी चीफ की मानद उपाधि दी गई थी। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। जनरल द्विवेदी जो है वो 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे काठमांडू, और इस दौरान उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और पड़ोसी देश है, काफ़ी खास घनिष्ठ नेपाल पड़ोसी देश है हमारा। और 5 भारतीय राज्यों से उसकी सीमा लगती है। कौन कौन से आप देख लीजिए? सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन सब से के साथ सीमा लगती है। करीब 1850 किलोमीटर से अधिक ये लंबी सीमा है, रेखा है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं आपको कि बीपीएससी का जो 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको देखते हुए, और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, प्राइस में छूट दी गई है। मेंबरशिप के आईएसपीसीएस मेंबरशिप अब इतने ही में उपलब्ध है। काफ़ी छूट चल रही है कुछ ही दिनों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि एग्जामिनेशन आया गया है तो हमें थोड़ी छूट दी जाए, तो साथ में बेसिक में भी छूट दे दी गई है। बेसिक दरअसल ये एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का होता है, पुलिस, और आईएसपीसीएस वाला नाम से ही आप समझ रहे हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ पर जाकर आप ये मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। और इसके ज़रिए क्या मिलता है? पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाते हैं, जैसे वन लाइनर मिलता है, एमसीक्यू मिलता है, और एमसीक्यू विद नोट्स भी मिलता है। और वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। तो पिछले 2 सालों के कंटेंट और अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स के कंटेंट मिलते रहेंगे। तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये मौका है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, शार्प लर्निंग ऐप है, उसे डाउनलोड करना मत भूलना, कोई और ऐप नहीं है, शार्प लर्निंग ही ऐप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? आंसर होगा भारत। भारत ने ये खिताब जीत लिया। ये इवेंट हुआ था बिहार में, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में आयोजित किया गया था अभी नवंबर में ही। और भारत ने चीन को 1-0 से हराकर ये खिताब जीत लिया है। और इसमें शानदार काम किया दीपिका जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो पहला गोल किया और उसी से जीत दिला दी उन्होंने। ठीक है, तो लगातार दूसरी बार है ऐसा जब भारत ने इस ट्रॉफी पर कब्जा कर दिया है। 2024 के अभी से पहले 2023 में रांची में, और फिर उससे पहले अगर बात करेंगे तो काफ़ी पहले 2016 में सिंगापुर में जो आयोजित हुआ था, उस चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने जीत हासिल की थी। ठीक है, हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे कई टेस्ट
स्पेस एक्स कंपनी ने किए, अभी हाल में भी किए उसने। आंसर क्या होगा? स्टारशिप। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या है? स्टारशिप। एलन मस्क, उस इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट यानी स्टारशिप बनाया हुआ है, और इसका छठा टेस्ट हुआ था 20 नवंबर को अमेरिका के टेक्सास में, समंदर किनारे, और ये टेस्ट किया गया था, छठा टेस्ट था। और इस टेस्ट में क्या है? सुपर हेवी रॉकेट, ये रॉकेट है ऊपर स्टारशिप है, तो मतलब दोनों को मिलाकर स्टारशिप कहते हैं। सुपर हेवी रॉकेट होता है और ऊपर स्टारशिप का हिस्सा होता है, तो सब मिला के स्टारशिप ही कहा जाता है। और ये करीब 1.5 लाख किलोग्राम के सामान को अंतरिक्ष में ले जा सकता है, इतना ये पावरफुल है। ओके, और ख़ास बात है कि इसको स्पेस में इंजन चालू करने की कैपेबिलिटी है। अभी क्या है कि जो भी रॉकेट भेजे जाते हैं या स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं, तो उसका इंजन बंद नहीं किया जाता है, वो अंतरिक्ष में रहता है और फिर वो चलता रहता है, फिर उसको लाया जाता है यहाँ पर। इसमें क्या खास बात है? ये इसका इंजन को रीस्टार्ट किया जा सकता है, अंतरिक्ष में ले गया, उसका इंजन बंद कर दिया गया, फिर वो लो अर्थ ऑर्बिट में या फिर अपर अर्थ ऑर्बिट में वो चक्कर काट लगाता रहेगा। ओके, तो हालांकि इसका क्या हुआ कि इसको मतलब इंजन चालू करके इसको लैंड कराया जाता है पृथ्वी पर, और ऐसा हुआ था पिछली बार ये हुआ था कि उसको एक खास तरह के इक्विपमेंट के आर्म ने उसको कैच कर लिया था पिछली बार, उसको कहते हैं मैकेजिल आर्म। ठीक है, पिछली बार जो स्टारशिप की टेस्टिंग हुई थी उसमें इस तरीके से, और दुनिया चकित रह गई थी। हालांकि इस बार क्या हुआ, अभी जो 20 नवंबर को जो लॉन्च किया गया था, वापस आते समय कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई और फिर उसको समुद्र में ही उसको उतार दिया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात आपको बताऊं कि स्पेस एक्स के पास अभी इतनी क्षमता हो गई है कि मात्र 45 मिनट में दुनिया के कहीं भी वो चक्कर लगा सकता है। मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के कहीं से भी इस पॉइंट से उड़ा और इस पॉइंट पर जाना है, अगर लैंड करना है तो मात्र 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली पहुंचना है तो मात्र 45 मिनट का वक्त लगेगा, अभी क्या है 24 घंटे या 48 घंटे का वक्त लगता है हवाई जहाज से जाने में। ओके, तो ये एक खास बात है कि ये अंतरिक्ष में गया और निचली कक्षा में उड़ के और बहुत फास्ट और फिर वहाँ लैंड कर सकता है। तो ये स्टारशिप है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी हलचल मचा रहा है पूरी स्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्पेस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, उससे पहले आपको बताऊं कि 71st बीपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच 2 वो चल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं इसमें, हैंड रिटन नोट्स मिलता है आपको, खास बात है पैनल पीडीएफ होता है। ये 10 मंथ का कोर्स है, 18 महीने पूरा करा जाता है। ये 71st के लिए, यानी जो अगला बीपीएससी का एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स और मेंस, मतलब हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों, तो रिटन का भी ये तैयारी इसमें कराई जा रही है। और जीएस के तमाम सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, और मैं तो ख़ास तौर पे ये करंट अफेयर्स तो करवाता ही हूँ। तो ये सब है, तो आप शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट नवंबर 2024 में किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, ठीक है, ये किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पेस एक्स। क्या है? स्पेस एक्स। ये फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसको भेजा गया है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो 18 नवंबर को आधी रात को इस रॉकेट को, यानी इसरो का जो रॉकेट है GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसको लॉन्च किया गया वहाँ से। इस सैटेलाइट का जो वजन है वो 4700 किलोग्राम है, 4700 किलोग्राम है, और 14 साल तक ये मिशन के लिए है, और इसको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया। अब सवाल ये होगा कि आखिर इसरो के पास इतने सारे रॉकेट हैं, इतना दुनिया में नाम है, तो फिर स्पेस एक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, वहाँ हमें जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। देखिए,
सैटेलाइट जीसैट N2 जो है ना उसका कितना वजन है, 4700 किलोग्राम। कितना है, 4700 किलोग्राम। ये काफ़ी ज़्यादा वजन है। और भारत के पास क्या है ना, 4000 किलोग्राम यानी 4 टन से भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। तो इस वजह से भारत को दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा पहली बार है जब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है, काफ़ी पावरफुल रॉकेट है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले भारी भरकम जो सैटेलाइट होते थे, जो भारत की कैपेसिटी से बाहर के होते थे, तो उनको फ्रांस के नेतृत्व वाले एरियन स्पेस कंसोर्टियम के ज़रिए भेजा जाता था। लेकिन अभी पहली बार है जब स्पेस एक्स के रॉकेट से इसको भेजा गया। ठीक है, भारत जो है वो पहले काफ़ी पहले करीब 1990 के आसपास अमेरिकी जो रॉकेट थे उससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह कुछ भेजा करता था। लेकिन अब ये इस बार देख रहे हैं इतने वर्षों बाद ही भेजा गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, इसके बारे में बात कर लें, जीसैट N2 के बारे में। ये टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको जो इसरो की जो आर्म है ना, एक NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो उसी ने इसको बनाया हुआ, कमर्शियल आर्म है ये इसरो का। ओके, और ये एक हाई बैंड थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूर दराज के इलाके जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लीजिए, लद्दाख देख लीजिए, और भी कई सारे जगह हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके देख लीजिए, तो वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देगा। और ये 48 Gbps की स्पीड दे सकता है, इतने ज़्यादा स्पीड दे सकता है। ठीक है, तो दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सर्विस दिया कर देगा। जैसे कि एलन मस्क की एक पूरा प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। ठीक है, वो स्पेस से ही सैटेलाइट देता है, सैटेलाइट के जरिए, स्पेस के सैटेलाइट के जरिए ही इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसकी संभावना है कि अब शायद भारत में भी वो सर्विस मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ सर्विस ये देगा भारत में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा देख रहे हैं आप। देखिए, आप जो आमतौर पर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या होता है, टावर से आप तक ही ये मोबाइल है, यानी वायरलेस है। ठीक है, टावर तक वायर आया हुआ है और वायर पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायर मतलब बिछा हुआ है, और बस अपने टावर से और आप तक यही मोबाइल बस इतनी ही दूरी के लिए है। अब चूंकि टावर बहुत सारे लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों लगे हुए हैं, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं तो संबंधित टावर से आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा कि टावर की ज़रूरत ही नहीं है, सैटेलाइट से इंटरनेट ले लिया। अब दूर दराज के इलाकों में क्यों ज़रूरत है, अब जैसे पहाड़ी इलाके हैं, लद्दाख है, वहाँ पर वायर बिछाना अलग अलग जगहों पर, पहाड़ दर पहाड़, बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ तक कि जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ तो केबल डाला गया है स्पेशल, समुद्र के ज़रिए वहाँ इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सा ऐसी ज़रूरत है जहाँ सिक्योर इंटरनेट की ज़रूरत है, डिफेंस को ज़रूरत है, तो उन सबको ये हमारा सैटेलाइट वो ज़रूरत पूरी कर सकेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, देश के 56वें टाइगर रिजर्व का नाम बताएं जिसे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, क्या नाम है उसका? आंसर होगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 18 नवंबर को इस यानी देश का जो 56वां बाघ अभयारण्य है उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ये 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना? 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से ये अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है, जो नेशनल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। पहला है बीजापुर में इंद्रावती, दूसरा है गरियाबंद में उदंती सीता नदी, तीसरा है मुंगेली में अचान कमार, और फिर है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देश का ये 56वां है और छत्तीसगढ़ का चौथा है। ठीक है, तो ये इससे इको टूरिज्म बढ़ावा मिलेगा और बफर जोन हो जाएगा, कोर जोन हो जाएगा। तो उससे क्या है कि जो टाइगर हैं
उनको राहत मिलेगी, उनके लिए सेफ रहेगा ये। ठीक है, तो अब जो है ना वो देश में कितने 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, उन सब की पूरी लिस्ट मैं यहाँ दे रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 22 की लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद फिर 23 से 44 की लिस्ट ये देख रहे हैं आप, ओके, और फिर 45 से 56 की ये लिस्ट देख रहे हैं, और सबसे लेटेस्ट जो है वो गुरु घासदास तिमोर पिघला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक टाइगर रिजर्व ये स्थापित हुआ है, कहाँ पर है ये, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो और इसको नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके अनुसार ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण उसके दिशा निर्देश पर ये जारी किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ये ट्वीट भी देख रहे हैं जो हमारे इस देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं, जिनके आप आजकल देख रहे होंगे गायब से दिख रहे हैं पॉल्यूशन के मामले में, लेकिन इन्होंने इसके बारे में ट्वीट ज़रूर किया है। ठीक है, तो ये ट्वीट किया है उन्होंने, ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। और ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, जो अभी गुरु घासदास ये नेशनल टाइगर रिजर्व है, तो वो है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ये स्थित है। मैप में भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो ये रहा मैप, और यहाँ है ये छत्तीसगढ़, ये जो कलरफुल दिख रहा है वो, ओके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। बहुत बार मैंने बताया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में हिंसा बढ़ने की वजह से नवंबर 2024 में 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी आफपा उसको लागू कर दिया है। आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में ये लागू किया गया और न्यूज़ भी देख रहे हैं। री इम्पोज किया गया, मतलब पहले हटा दिया गया था लेकिन अब फिर से री इम्पोज कर दिया गया है, यानी इसको लागू कर दिया गया है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि वहाँ की राज्य सरकार ये कह रही है कि कृपया इसको हटा दिया जाए। ठीक है, आसपास से क्या होता है कि वहाँ के जो फोर्सेस है ना, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, उन सबको स्पेशल पावर मिल जाता है कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकती है, गोली मार सकती है अगर उसको ऐसी स्थिति, खराब स्थिति नज़र आती है तो। ठीक है, आफपा के बारे में कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ऐसा है कि ये इसकी बुनियाद जो है ना वो ब्रिटिश शासनकाल में ही पड़ गई थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस जारी किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1942 में। ओके, और फिर क्या है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। जैसे असम के लिए असम डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए अलग बनाया था, फिर कुछ और अलग अलग, जैसे मणिपुर के लिए भी अलग बना दिया गया था बाद में। फिर सबको एक करके ये आफपा को बनाया गया। उसमें क्या है कि उसमें राज्य के राज्यपाल जो हैं वो उनके सलाह पर केंद्र सरकार जो है ना वो डिस्टर्ब एरिया किसी जगह कुछ कर सकती है घोषित, और उससे क्या होता है कि केंद्र सरकार को मतलब केंद्र सरकार का जो फोर्स है ना उसको उस बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। उसमें किसी व्यक्ति को जान से मारने, बिना वारंट के किसी भी संपत्ति में जाकर वहाँ पूछताछ करना हो गया, तलाशी लेना हो गया, गिरफ्तारी करना हो गया, तो ये सब कुछ करने का काम होता है। और इससे जो मुकदमे हैं उससे कानूनी सुरक्षा मिल जाती है कि वो मुकदमे नहीं होंगे। ठीक है, और उसमें पूरा एक ऐसा नहीं है कि कोई भी जो आर्म फोर्सेस का अधिकारी है वो जाके किसी को भी गोली मार दे, उसके लिए कुछ नियम वगैरह बने हुए हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने पर ऐसा भी हो सकता है कि कार्रवाई भी हो जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा कुछ मतलब कहा हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है इधर वाला, ये सारा हिस्सा, और इसी में ये देख रहे हैं आप, ये है मणिपुर, उसकी राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राफेल नडाल ने अपना कौन सा आखिरी मैच खेला जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया? आंसर होगा डेविस कप। ठीक है, डेविस कप आखिरी खेला उन्होंने,
19 नवंबर को। और फिर उन्होंने कहा कि अब इससे अलविदा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आखिरी मुकाबला था, हालांकि वो हार गए। राफेल नडाल जो है ना वो 38 वर्ष के हैं और दुनिया में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। ठीक है, कितने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं उन्होंने 22 खिताब जीते हुए हैं। और अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा तो नोवाक जोकोविच हैं जो कि 24 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हुए हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम राफेल नडाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल नेचुरोपैथी डे आंसर होगा 18 नवंबर को। उद्देश्य इस दिवस का कि रहन सहन, डाइट यानी आहार, इन सब में बदलाव करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हर साल 18 नवंबर को ये मनाया जाता है। इस दिन क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो है वो नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी काफ़ी प्राकृतिक चिकित्सा पर काफ़ी काम किया था और उसको अपनाया था, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है शौचालय शांति का स्थान। क्या बात है, टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। ठीक है, तो ये है थीम, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है, तो हर साल 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। कब है? नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। और 2024 में ये दिवस कब आया था, कब आया है? तो वो है कब? 17 नवंबर को। ठीक है, तो नवंबर के तीसरे रविवार को, और इस बार है 17 नवंबर जब मनाया गया। अगर हम देखें भारत में दुर्घटना के बारे में, तो मैं इसके लिए डेटा देख रहा था। जो राजमार्ग मंत्रालय है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसकी वेबसाइट पर, तो आखिरी डेटा मुझे 2022 का मिला। 2023 का डेटा था नहीं वहाँ पर। तो इसके अनुसार भारत में 2022 में जो ना वो दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं 4.61 लाख हुई थी और घायल हुए थे 4.43 लाख, और इतने लोग मारे गए थे, यानी 1,68,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। ये बहुत ही भयानक आंकड़ा है कि एक साल में इतने लोग इनकी मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। ठीक है, तो ये डेटा है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे और वीकली करंट अफेयर्स भी आप देखिएगा संडे को। ओके, बाय।